चलिए देखते हैं 2025-26 सीटेट यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जूनियर स्तर का है 6 to 8। ठीक है, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और बाल विकास पेडागोजी जिसे बोलते हैं। सॉल्व पेपर पूरा देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग 2014 का 21 सितंबर का पूछा हुआ देखेंगे। सेट नंबर 5 6 होगा, 2 2 4 5 6 नंबर आज सेट देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक लाइक एक कमेंट जरूर करिए प्लीज़। चलिए देखते हैं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। ठीक है, 21 सितंबर 2014 का है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखने से पहले एक लाइक का बेटा में नीचे दाब दीजिए। ठीक है, ताकि मेरा भी आपका सहयोग बना रहे, आपका मेरे तरफ से आपका भी सहयोग हो, आप एग्जाम पास करें। ठीक है, एक लाइक किसी कारण मानिए समझिए कि आपका भविष्य बन जाए, एक लाइक बना दीजिए। ठीक है, लाइक दे दीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे क्या है, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ठीक है, क्या है चलिए देखते हैं। कह रहा है शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। यहाँ थर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित अधिगम में तारतम्यता का नियम लागू हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक क्या किया वे सीखने के तैयार ना हो। ठीक है, यानी शिक्षार्थी तब तक नहीं सीखते जब तक वह सीखने को प्रयत्न नहीं करते तथा सीखने के लिए जिज्ञासु नहीं होते। इसलिए सर्वप्रथम शिक्षक को शिक्षार्थियों को मानसिक व शारीरिक रूप से अधिगम के लिए तैयार करना चाहिए। ठीक है, अब है तीसरा क्वेश्चन। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? किस पर देता है? पोषण पर। किस पर देता है? पोषण। यानी अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इस प्रकार के अधिगम में बालक सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, दूसरे के व्यवहारों को देखकर उन्हें अनुरूप व्यवहार करना, व्यवहार को अपने जीवन में उतारना, समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को धारण करना और समान व्यवहार को त्यागना सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आता है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? उद्यम के मुकाबले में हीनता पर बल देता है। यानी एरिक्सन द्वारा विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया। एरिक्सन के अनुसार यह चौथा विकासात्मक चरण है जो बाल्यावस्था के मध्य में परिलक्षित होती है। बालक द्वारा की गई पहले से वह अनुभव जो संपर्क में आता है और जैसे जैसे वह अपने बचपन के मध्य और अंत तक पहुंचता है तब तक वह अपनी ऊर्जा और बौद्धिक कौशल और ज्ञान से हासिल करने की दिशा में मोड़ देता है। पांचवा क्वेश्चन है यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? लेव बायोस्की। कौन है? लेव बायोस्की के। बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यह तथ्य लेव बायोस्की के सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत से संबंधित है। अब छठा नंबर क्वेश्चन है आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने से सख्त विरोधी हैं। ठीक है, तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? किस पर होंगे? उत्तर पारंपरिक स्तर पर। जो किशोर रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी तथा किसी भी छात्र के खिलाफ हुए उत्पीड़न के विरुद्ध हैं वो किशोर उत्तर पारंपरिक स्तर पर होते हैं। ठीक है, अब है 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किस सिद्धांत पर है? ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी प्रगतिशील शिक्षा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, साथ ही इससे हुआ अधिगम लंबे समय तक याद रहता है। यह शिक्षा करके सीखने पर आधारित है, इसलिए सीखा हुआ अधिक समय तक या हमेशा याद रहता है। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? कौन सा होगा? गतिक बुद्धि। कौन बुद्धि? गतिक बुद्धि।
कहने का तात्पर्य है एयरफोर्स पायलट बनने के लिए उसमें शरीर गतिकी बुद्धि का होना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी पायलट के लिए शारीरिक गति पर नियंत्रण करने और उसमें प्रवीणता लाने की क्षमता होनी चाहिए। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। क्या है? समान बुद्धि। क्या है? समान बुद्धि। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक समान बुद्धि से संबंधित है। यह एक समान योग्यता है जो प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में पाया जाता है। दैनिक जीवन के कार्यों में जी कारक का उपयोग अधिक होता है। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस पर संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगते हैं? किस पर करते हैं? वस्तु अस्थायित्व पर। किस पर करते हैं? वस्तु अस्थायित्व पर। कहने का मतलब है छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु वस्तु अस्थायित्व संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है, अर्थात शिशु में वस्तु के संप्रत्यय का विकास हो चुका है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? कौन हो सकता है? कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या की तुलना। ठीक है, यानी कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या की तुलना समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। दूसरे शब्दों में किसी भी समाज में बालक और बालिकाओं कक्षा 12 तक पहुंच कितनी है, इसकी तुलना करके यह पता लगाया जा सकता है कि समाज में लैंगिक समानता है या नहीं। यदि समाज में लैंगिक समानता है तो कक्षा 12 में बालकों और बालिकाओं की संख्या बराबर होगी। ठीक है, यदि समाज में लैंगिक रूढ़िबद्धता है तो कक्षा 12 में बालकों और बालिकाओं की संख्या में अंतर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्तित्व अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करती है? किसमें करती है? सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। व्यक्तित्व अंतरों का ज्ञान सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में शिक्षकों की मदद करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन। क्या है? सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना। सीखने के आकलन क्या है? अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना। आकलन एक संवादात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थियों का उचित अधिगम हो रहा है या नहीं। साथ ही विद्यार्थी भी अपने अधिगम का परिणाम जानकर प्रोत्साहित होता है तथा और अच्छा करने का प्रयास करता है। अब 14 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन क्या है? रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। विद्यालय आधारित आकलन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर कह रहा है, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पकृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? ठीक है, क्या होगा? पोर्टफोलियो आकलन। क्या है पोर्टफोलियो आकलन? आप अपने समाज के लिए क्या करते हैं इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पकृतियों को संयोजित करें। यह पोर्टफोलियो आकलन गतिविधि है। इससे बालकों में रचनात्मक को भी बढ़ावा मिलता है। अब 16 नंबर है, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय क्या है, यानी दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अब अलाभावंती बच्चों को दबाएं नहीं, उन्हें नीचा ना दिखाएं। ठीक है, यानी शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के लिए माध्यम से विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभावंती बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। यह बालकों में सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देता है। अब 17 नंबर क्वेश्चन, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन होगा? एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार, यानी एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार बालकों को किसी भी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्रिया को बाधित करता है, जिससे बालक को अधिगम करने में कठिनाई आती है। अब 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उनके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? तो क्या कहलाता है? पर्यावरणीय। क्या कहलाता है? पर्यावरणीय। अशांतकारी
व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए पर्यावरणीय उपागम सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी कौन सी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? त्रिवृत्तीय। कौन है? त्रिवृत्तीय। रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाता है। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए क्या होगा? प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? कौन है? संरचित व्यवहारपरक अवलोकन। संरचित व्यवहारपरक अवलोकन है। अब है अधिगम व्यवहार परक होता है, अर्थात अधिगम से व्यवहार में परिवर्तित होता है, इसलिए अधिगम निर्योग्यता का निरीक्षण करने के लिए संचरित व्यवहार परक अवलोकन करना सबसे अधिक उपयुक्त है। ठीक है। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। क्या है? विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। यानी विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। अधिगम निर्योग्यता शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, बायोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, यानी सांस्कृतिक और भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक और भाषा विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह कथन बायोस्की ने अपने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार दिया है। यह एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर अधिक बल देते हुए बालकों को क्या किए थे? मानसिक विकास पर कार्य किए थे। ठीक है। अब 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्याख्या अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राकलना किसके लक्ष्य हैं? मनोवैज्ञानिक। किसका? वैज्ञानिक पद्धति का। व्याख्या अनुमान और नियंत्रण प्राकलना वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य है। अब 25 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, यह एक शिक्षक के रूप में आप क्या कहेंगे? यानी शिक्षार्थी से कहेंगे कि आप विकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करें अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। ठीक है। यानी कह रहा है शिक्षार्थी गणित में त्रुटि करता है, एक शिक्षक के रूप में हम शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। इससे बालक में समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास होगा और उसके IQ स्तर का विकास होगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतराव्यक्तित्व और अंतःव्यक्तित्व पद्धति में। अंतराव्यक्तित्व बुद्धि से तात्पर्य अन्य व्यक्तियों की इच्छा, अपेक्षा, आवश्यकता आदि को समझने तथा दूसरे के व्यवहार का पूर्व कथन करने की क्षमता आदि है, जबकि अंतःव्यक्ति बुद्धि से तात्पर्य अपने भावों का संवेगों को मॉनिटर करने, विभेद करने तथा स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने की क्षमता से है। अब 27 नंबर क्वेश्चन, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तत्व पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? संवेग न केवल व्यक्ति शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होता है। संवेग न केवल व्यक्ति शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। इस तथ्य पर संवेग को मनोविज्ञान में सबसे कम ध्यान दिया गया है। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, किसके रूप में जाना जाता है? प्रेरक के रूप में। किसके रूप में? प्रेरक यह एक आंतरिक बल है जो किसी भी मनुष्य को समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है। ठीक है। अब 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? कौन सा होगा? आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी, व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। ठीक है। अब आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी, व्यवहार, उपलब्ध, उत्तेजना में कमी, ये सभी अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में
में सही क्रम में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब 30 नंबर क्वेश्चन है, बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? कौन होती है? प्रतिधारक। बेंडरू के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में प्रतिधारण की प्रक्रिया होती है। अब आते हैं हिंदी। ठीक है, ये है 31 से 39 तक है, गद्यांश पढ़कर देना है। ठीक है, चलिए गद्यांश डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। 31 का आंसर होगा, गद्यांश में क्रिसमस के लिए व्हाइट क्रिसमस शब्द इसलिए आया है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी होगा, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ पड़ी थी और चारों तरफ बर्फ के कारण सफ़ेद ही सफ़ेद दिखाई पड़ रहा था, इसलिए लेखक ने सफ़ेद बर्फ के लिए व्हाइट क्रिसमस शब्द प्रयोग किया है। ठीक है, अब 32 नंबर क्वेश्चन, जाड़े के दिनों में पानी का रिसना क्या है? एक बार ज़्यादा था। ठीक है, अब 33 नंबर क्वेश्चन, संतोष की क्या बात थी? शाम को बारिश कम होने लगी। शाम को क्या होने लगी? बारिश कम होने लगी। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार लेखक कह रहा है कि संतोष की बात यह थी कि शाम को पानी जोर जोर से हल्का पड़ने लगा। ठीक है, अब जाड़े के दिनों में पानी का रिसना 22 दिसंबर की शाम को। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई? क्यों? पानी नल में जम गया था। पानी जो था क्या होता? नल में जम गया था। अब 36 नंबर, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है। पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना क्या होता है? कठिन होता है। अब 37 नंबर क्वेश्चन, हाड़ कांपने वाली सर्दी से आज से है। हड्डी कांपने वाली सर्दी। उत्साह शब्द का मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। उत्साह का मतलब क्या होता है? भाव, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सके। ठीक है, अब 39 नंबर क्वेश्चन है, घर का बहुवचन क्या होता है? घर ही होता है। ठीक है, घर का बहुवचन घर ही होता है। चाकू का भी क्या होता है? बहुवचन चाकू ही होता है। ठीक है, अब 40 से 45 है, कविता को पढ़कर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 40, हवा क्यों तिलमिला रही है? दिए के निरंतर जलने से। हवा क्यों तिलमिला रही है? दिए के निरंतर जलने से। अब 41 नंबर क्वेश्चन है, ईद का चांद किसके लिए कहा गया है? शहीद को। ईद का चांद किससे कहा गया है? शहीद को। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है? वह सच्चा इंसान था। शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है? वह सच्चा इंसान था। यह कविता का पढ़कर सवाल देना है, इसलिए हम सिर्फ आंसर इसका बता रहे हैं। कविता में अंधकार शब्द से आशय है क्या है? बुराइयां। अंधकार से क्या है? बुराइयां। अब दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, कौन होगा? ई। दर्शनीय में कौन प्रत्यय है? ई प्रत्यय। अब 45 नंबर क्वेश्चन है, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन है? अनल। अनल जो है हवा का पर्यायवाची नहीं है, अनल जो है आग का होता है। ठीक है, हवा का पर्यायवाची अनल नहीं है, हवा का पर्यायवाची हो गया ये सब अनिल, मारुत, पवन, समीर, वायर। ठीक है, जबकि अनल पर्यायवाची पावक, अगिन, वासुदेव, सुखा। ठीक है, अगिन का है। अब 46 से 50। ठीक है, इन प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनना है। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा नहीं है भाषा के संबंध में? ऑप्शन नंबर डी होगा, भाषागत विविधता एक समस्या है। भाषागत विविधता क्या एक समस्या है? यह कथन भाषा के संबंध में सही नहीं है। जबकि भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, लेकिन बहुभाषिता बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है। भाषाएं आपस में संवाद करती है। अब 47 नंबर क्वेश्चन, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। अब 48 नंबर क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछा ना छोड़े। यानी शिक्षक बच्चों को पीछे छोड़ देंगे, वह अन्य बच्चों से बिछड़ जाएंगे तथा उनकी भाषिक विकास पूर्ण रूप नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है क्या है? भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध को समझने की क्षमता का विकास करना। इन उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चों में भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध समझने की क्षमता का विकास हो, क्योंकि जब तक बच्चे भाषा की बारीकियों को नहीं समझेंगे तब तक वो भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। अब 50 नंबर, भाषा शिक्षण क्या है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? कौन होगा? प्रश्नों के उत्तर लिखना। ठीक है,
अब 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। यानी बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। ठीक है, यानी हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई सिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य बच्चों की नियमबद्ध प्रकृति पहचान और उसका विश्लेषण सिखाना है। अब 52 नंबर क्वेश्चन है, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। अब लेखन क्षमता क्या है? लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति का अभ्यास करना। अब 53 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जहाज मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। इस भाषागत विविधता में सही रूप से क्या संबोधित किया जा सकता है? भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की भी जगह मिलनी चाहिए, किसके लिए सही कथन है? इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। अब पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। अब सी है द्रुत गति। क्या है? द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। अब 55 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? किसको मानते हैं? हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में सबसे बेहतर सवाल होगा कि अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? क्योंकि इससे विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति का मौका मिलेगा, जो कि भाषाई कौशल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकता है। कविता क्या हो सकता है? एक से अधिक अर्थ हो सकता है। अब कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। वह बच्चों में साहित्य की धरोहर पर वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। ठीक है, यानी कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता पैदा करने वाली होगी, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अपनी भाषा पुस्तक को पढ़ने की रोचकता प्राप्त होगी तथा वह साहित्य धरोहर को और वर्तमान में साहित्य के बारे में समझ सके और उसकी तुलना करें। भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाए। भाषा की कक्षा को समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए, क्योंकि एक समावेशी कक्षा में जहाँ सभी विभिन्न प्रतिभा वाले विद्यार्थियों मौजूद हो, वहाँ दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करने से बच्चों के ध्यान को केंद्रित किया जा सके। इसके द्वारा मिला ज्ञान बच्चों में लंबे समय तक विद्यमान रहता है। अब 59 नंबर क्वेश्चन है, अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है? बायोस्की से संबंधित। किससे है? बायोस्की से। अंतःवाक्य की संकल्पना का संबंध बायोस्की से संबंधित है। अब 60 नंबर क्वेश्चन है, भाषा और चिंतन से संबंध होता है कि यह कथन है कि पूर्णतः सही। क्या है? पूर्णतः सही। भाषा और चिंतन से संबंध होता है कि यह कथन पूर्णतः सही है, क्योंकि भाषा चिंतन करने की वस्तु है। भाषा को हम जितना अधिक प्रयोग करेंगे उतनी ही अधिक वस्तुनिष्ठता प्रमाणित होगी और यह चिंतन के द्वारा सही संभव है। अतः यह कहना है कि भाषा और चिंतन में संबंध होता है पूर्णतः सही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 60 क्वेश्चन सही है। अब हम लोग संस्कृत देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं संस्कृत। संस्कृत का यहाँ पे पहले श्लोक दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 लाइन श्लोक है, उसका ये 4 लाइन नहीं श्लोक दिया हुआ है, उसका हम लोग अब आंसर देखते हैं, क्वेश्चन आंसर। चलिए देखते हैं। अब तरवा केना कारणेन नम्रा भवन्ति। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा फलोदमय। क्या होगा? फलोदमय, यानी तरत्व फलोदमय नम्र भवन्ति, यानी उपयुक्त पद में प्राप्त सुक्ति भवन्ति नम्रा स्वत्र फलोदमय, अर्थात फल के आने पर ही वृक्ष झुक जाते हैं के आधार पर चौथा विकल्प फलोदमय सही होगा। अब 62 नंबर क्वेश्चन है, केशाम वंचनम शिलालिखितम अक्षर म्यू भवन्ति। क्या होगा?
सताम, क्या होगा? सताम होगा। अब है 63 नंबर क्वेश्चन है, काष्ठतः इतस्य किम विशेषण पत्रम प्रयुक्तम, क्या होगा? मध्यमान, मध्यमानात्, क्या होगा? मध्यमानात्, काष्ठात् इत्यस्य विशेषण मध्यमानात् प्रयुक्तम का अर्थ होता है यानी लकड़ी के रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है। अन्य तीन शोकात, यानी क्या होता है? यानी ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अब है अब 64 नंबर क्वेश्चन है, वाहिनी इतर्थे किम पर्याय पदम पद मत्र प्रयुक्तम, क्या होगा? अग्नि, क्या होगा? वाहिनी के क्या होगा? अग्नि। वाहिनी इसका पर्याय अग्नि है। गौरव, घना, भूमि, ये तीनों विकल्प वाहिनी आग से मेल नहीं खाते हैं। अब है 65 नंबर क्वेश्चन है, अल, क्या है? अलसानाम इससे किम विलोपम पत्रम प्रयुक्तम, क्या होगा? सुत्साहानाम, ठीक है। यानी अलसानाम इससे विलोपम पत्रम सुत्साहानाम प्रयुक्तम अलसानाम इत पद का विलोम सुहासनाम, अन्य तीनों विकल्प असंगत है, अतः विकल्प भी इसका सही उपयुक्त होगा, ठीक है। अब है 66 नंबर, जायते, क्या है? जायते इति क्रियापद से कर्तुपदम किम, क्या होगा? चलिए इसका देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी जायते, क्या होगा? जायते इति क्रियापद से कृतम अग्नि काष्ठा अग्नि जरयाते, अर्थात लकड़ी से अग्नि पैदा होती है, इसमें लकड़ी कर्म अग्नि करता, जायते क्रिया है, अतः विकल्प डी सही होगा, ठीक है। अब है गधांश के पढ़ के उत्तर देना है। अब 67 नंबर क्वेश्चन है, असत्यम इतते किम पदमत्र प्रयुक्तम, क्या होगा? अनृतम, क्या होगा? अनृतम। असत्य इस पद के लिए इन विकल्पों में अनृतम पद आया है जो कि असत्य का पर्याय है। शेष तीनों विकल्प असत्यम पद से मेल नहीं खाते हैं, अतः शेष तीनों विकल्प असंगत है, अतः सही विकल्प ए होगा। अब 68 नंबर है, कदा दधि न भुक्तवम, क्या होगा? रात्रे, क्या होगा? रात्रे, रात्रि दधि न भुक्तवम, अर्थात रात में दही नहीं खाना चाहिए, जबकि दिन, दोपहर और शाम को दही खाया जा सकता है, ठीक है। अब है 69 नंबर क्वेश्चन, जना केशाम पूजनम कश्यप, क्या है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अतिथि नाम, क्या होगा? अतिथि नाम। अतिथि में मतलब क्या होता है? मेहमान होता है, ठीक है, जो पूजनीय होते हैं, जबकि दृष्टिवशीय मायावी और यहाँ पूजनीय शब्द तर्क संगत नहीं है, ठीक है। अब 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंद्रियाणी कति भवंती, क्या होगा? पश्य, इंद्रियाणी पश्चानी भवंती, अर्थात इंद्रियां 5 होती है। गद्यानुसार इंद्रियां शब्दकोश यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधा ही इंद्रियां हैं। अब है 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क न आरोही, क न आरोही आरोहते, क्या होगा? द्रुतम, क्या होगा? द्रुतम। द्रुतम न आरोहे, अर्थात पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, जबकि अश्व, घोड़ा, नौका अनाव होता है। अब है 72 नंबर, केन युक्तेन इंद्रियाणी अर्थ संग्रह सहनार्थी भवंती, क्या होगा? मनसा, क्या होगा? मनसा। मनसा इंद्रियाणी अर्थ संग्रह समानार्थी भवंती, अर्थात मन के द्वारा ही इंद्रिया संग्रहण धन संचयन में समर्थन होती है। अब 73 नंबर है, अहडानवान इत्यर्थे किम पदमत्र प्रयुक्तम, क्या होगा? अहमानी, क्या होगा? अहमानी। अहंकारवान इत्यर्थे अहमानी पदम प्रयुक्तम, यहाँ अहंकारवान से मेल खाता हुआ अहमानी पद ही प्रयुक्त है, जबकि शेष तीनों विकल्प असंगत है। अब है 74, गुरु वृद्ध आचार्यान इति पदे क समास, क्या होगा? द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। गुरु वृद्धा आचार्यान इति पदे द्वंद्व समास, अर्थात गुरु पश्चात आचार्य, इसमें इतरेतर द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, इतरेश, समाहारा, एक्सेस, अतः विकल्प भी होगा। अब 75 नंबर क्वेश्चन है, क्षमावान क्षमायान, क्या है? क्षमावान इतस्य क प्रत्यय, क्या होगा? क्वत्सु, क्या होगा? क्वत्सु। क्षमावान अभाव क्वत्सु प्रत्यय। अब है निर्देश, सर्वाधिक समीचीन
विकल्पम चित्वा। निम्नलिखित प्रश्न नाम प्रश्न खंडयान 76 से 90, ठीक है, देना 76 से 90 तक। कह रहा है 76 नंबर, संप्रेषण नाम भाषा शिक्षणम इतेन का अभिप्राय। क्या होगा? श्रवण भाषा पठन लेखन कौशलम सर्वध्ययन ग्रहण शक्ते अभिव्यक्ति च विकास। कह रहा है संप्रेषण भाषा शिक्षण भाषा पठन लेखन कौशलान संवर्धनेन ग्रहण शक्ते अभिव्यक्ति च विकास। अर्थात भाषा के संप्रेषण के लिए श्रवण भाषा पठन लेखन कौशल के संवर्धन के लिए ही भाषा शिक्षण की ग्रहण शक्ति और अभिविन्यास का विकास होती है। अब 77 नंबर क्वेश्चन है, छात्रा स्वाध्यायात् प्रेरित भवेयु इतर्थ का उपाय समीचीन भाषा कौशलान संशोधनार्थ प्रयोजनात्मक कार्यार्थ गृह कार्य व अधिकाधिकम उपयोग। छात्रा अधिकाधिक जिज्ञासा भरवेयु इत्यर्थ ते प्रोत्साहनीय। क्या होगा? अब डी नंबर होगा, यानी छात्रा स्वार्थ प्रेरित भवेयु इत्यर्थ छात्रा अधिकाधिक जिज्ञासा भवेयु इत्यर्थ ते प्रोत्साहनीय। अर्थात छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करने हेतु उनमें जिज्ञासा जगाने की इच्छा उत्पन्न करना चाहिए तथा इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे छात्र स्वाध्याय के लिए आवश्यक प्रेरित होंगे। अतः विकल्प डी इसका उपयुक्त उत्तर होगा। अब है 78 नंबर क्वेश्चन, ऐसा बालानां भाषा विकास विलंबित भवन्ति तेषाम् अभिप्रेरणार्थ क गतिविधि समीचन। क्या होगा? छात्राणां संभाभाषणस्य संग्रह विश्लेषण च। ठीक है, ऐसा बालम भाषा विकास विलंबित भवन्ति तेषाम् अभिप्रेरणार्थ छात्राणां संभाषण संग्रह विश्लेषण च समीचीन। था जिन बालकों का भाषा का विकास देर से होता है उनको प्रेरित करने के लिए छात्रों द्वारा संभाषण के संग्रह तथा विश्लेषण पर ध्यान देना चाहिए। इससे इस समस्या का समाधान उचित ढंग से हो जाएगा। अतः विकल्प सी होगा। अब 79 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण संबंध युक्ति परिदृश्यम किम। क्या होगा? व्याकरण नियमानाम सिद्धार्थ लेखन कौशलाभ्यक्ष एवं समीचीन उपाय। क्या होगा? डी व्याकरण शिक्षण संबंध युक्तियाँ परिदृश्यम व्याकरण नियमानाम सिद्धार्थ लेखन कौशलाभ्यक्ष एवं समीचीन उपाय व्याकरण शिक्षण से संबंधित युक्तियों के लिए तथा व्याकरण नियमों के सिद्धांतों के लिए लेखन कौशल होगा। ठीक है। अब 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उपचारात्मक शिक्षण इतेन अभिप्रेरण अस्ति। क्या होगा? विद्यालयोपरांत शिक्षणम योजनम। ठीक है, यानी अर्थात उपचारात्मक शिक्षण से तात्पर्य यह है कि यदि छात्र किसी भी विषय को जानना या समझने का असमर्थ है या उसे समझने में परेशानी हो रही है तो उसकी इस परेशानी या असमर्थता को दूर करने के लिए क्या उपाय है, इन उपायों का पता लगाने का प्रयास करना ही उपचारात्मक शिक्षण है। अतः अब 81 नंबर क्वेश्चन है, भाषण लेखन कौशल संबंध निर्मित प्रदत्त प्रतिपुष्टि प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रियाम आयोजन संबंधे स्तर। क्या? रचनात्मक मूल्यांकन डेन। ठीक है, यानी प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के आयोजन का संबंध रचनात्मक मूल्यांकन से होता है जो भाषा लेखन कौशल से संबंध प्रतिपुष्टि प्रदान करने का प्रभावपूर्ण कारक होता है। अतः विकल्प सी होगा। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भविष्य कथनाम इति उपकौशलम केन संबंधम। क्या होगा? रूपरेखा निर्माणन। क्या होगा? रूपरेखा निर्माणन, यानी भविष्य कथा इस उपकौशल का संबंध रूपरेखा निर्माण से है, न कि सारांश लेखन टिप्पणी लेखन और वचन से। अतः विकल्प ए होगा। ठीक है। अब छात्रा पाठ वस्तुन भवम अवगतम समनार्थ संति न व शब्दार्थम अधिगंतु समार्थ संति न शब्दार्थ ज्ञातुम अन्वेषण कुर्त समर्थ असमर्थ व इत्यार्थ कृत प्रयासा केन संबंध संति। क्या होगा? पठन अवबोधन मूल्यांकन पठन अवबोधन मूल्यांकन, यानी छात्र किसी भी पाठ्य वस्तु के भावों को जानने तथा उसके अर्थ को जानने में समर्थ है, यानी नहीं यह जानने के लिए किया गया प्रयास क्रमशः पठन अवबोधन मूल्यांकन संबंध होता है। अतः विकल्प बी सही होगा। ठीक है।
अब 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रायः केचन छात्रा भाषणम लेखन संदर्भे केशानिश्चित शब्दानां प्रयोग संदर्भ अथवा अर्थभेद कुर्ता समर्थ न भवन्ति यथा वदतु कथयतु स्पष्टीकरण इत्यादि इत्यादि किम करणीयम। क्या है? आधारभूत सिद्धांत अधिकृत विभिन्न संदर्भे शब्दानाम प्रयोगाभ्यास। ठीक है। अब है प्रयास केचन छात्रा भाषण लेखनम प्रक्रिया संदर्भे केशांचित शब्दानाम प्रयोग संदर्भे अथवा अर्थभेदकर्ता समार्थन भवन्ति अतः ते छात्रा आधारभूत सिद्धांतान अधिकृत विभिन्न संपन्न भदेषु शब्दानां प्रयोगाभ्यास करणीयम। ठीक है। जो छात्र भाषण लेखन प्रक्रिया के संदर्भ में कुछ शब्दों के प्रयोग अथवा अर्थभेद करने में समर्थ नहीं होते हैं उन छात्रों को आधारभूत पहलुओं के द्वारा विभिन्न संदर्भों में शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अतः विकल्प सी तर्कपूर्ण उत्तर होगा। अब 85 नंबर क्वेश्चन, छात्रा व्याकरण दृष्टि शुद्ध रूपेण वक्तु सक्षमा शांति न व संदर्भानुगुणम परंपरा संबंध तर्कपूर्ण वाक्यान प्रयोग समर्था सन्ति न व सम्यक्रूपेण च उच्चारण कर्तु समर्था सन्ति व न एतानि तत्वानि कीदर्शेन आकलनेन संबंधी। क्या होगा ये? सृजनात्मकेन। क्या? सृजनात्मकेन। ठीक है। अब छात्रा व्याकरण दृश्य शुद्ध रूपेण वंतु संदर्भानुगुण तर्क है वाक्य प्रयोगे सम्यक उच्चारण कुर्त च समर्था सन्ति न अवा एतानि तत्वानि सृजनात्मकेन अवलोकन संबंधित है। अर्थात छात्र व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप से बोलने तर्कपूर्ण वाक्यों को प्रयोग तथा ठीक प्रकार से उच्चारण करने में समर्थ है या नहीं, इसका आकलन सृजनात्मकता के द्वारा किया जा सकता है, न कि भाषण लेखन और श्रवण के कौशल के द्वारा। अतः विकल्प ए सही होगा। ठीक है। अब 86 नंबर का छात्र केंद्रिता कक्षा इत्येन का अभिप्राय अभिगति विधिनम छात्र पठन पाठन प्रक्रिया। क्या होगा? छात्र केंद्रित कक्ष अभिप्राय विभिन्न गतिविधिनम पठन पाठन प्रक्रिया। अतः छात्र केंद्रित कक्षा का अभिप्राय छात्रों के पठन पाठन प्रक्रिया से होता है, यानी शिक्षण में छात्रों की प्रधानता होती है तथा शिक्षण छात्रानुरूप होता है। तो विकल्प ए तर्कसंगत होगा। अब एक कॉपी अध्यापकम उद्घोषणार्थ श्रव्य दृश्य सामग्रस्यं प्रयोग करोति येन छात्रा भाषा संरचनात्मक सम्यक रूपेण अवगन्तुं समर्था भवेयुः पुनश्च च प्रश्नोत्तर द्वारा उद्घोषित सामग्र्या अभ्यासम कुर्ता समर्थ भवेयुः। ऐसा पद्धति केन उपागमे संबंधा। क्या होगा? संरचनात्मक केन होगा। ठीक है। यानी कहने का अर्थ है अध्यापक द्वारा दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग की उद्घोषणा की जाती है, तब जो छात्र भाषा संरचना को सम्यक रूप से जानने में सक्षम होते हैं या प्रश्नोत्तर द्वारा अभ्यास करने में भी जो समर्थ होते हैं, यह पद्धति संरचनात्मक उपागम से संबंधित होता है। अर्थात विकल्प बी समीचीन उत्तर होगा। अब 88 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि संज्ञानेन अर्थवाबोधन प्रक्रिया केन कौशल संबंध। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा करा श्रवणेन कौशले समुदाय। अर्थात ध्वनि संज्ञान से अर्थ है अवबोधन समझने की प्रक्रिया का संबंध श्रवण कौशल से होता है। अतः विकल्प डी सही होगा। ठीक है। अब 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक नियंत्रितायाम एवं पारिसीमित लक्ष्य केंद्रित कक्षायाम भाषा भयो से किम अवगम्यते। क्या होगा? भूमिका निर्वहन नाट्य गतिविधि युक्ति कक्षा। ठीक है। यानी अत्यधिक नियंत्रितायाम एवं परिसीमित लक्ष्य केंद्रित कक्षायाम भाषा भयासे परिचर्चा संवाद युक्त अवगम्यते। यानी अत्यधिक नियंत्रित और लक्ष्य केंद्रित कक्षा में भाषा का अभ्यास चर्चा और संवाद के द्वारा संभव होता है। अतः विकल्प भी सही है। ठीक है। अब करें भाषा अर्जनम अंतर्निहित मेव मनुष्य जन्मनान एवं कार्या अपि भाषा व्यवस्था युक्त इत्या व्यवस्था एवं सब व्यवहारम करोति। ऐसा विचारम केन उपागमे सिद्ध संबंध। क्या होगा?
संप्रेषणात्मक, क्या हुआ, संप्रेषण केन भाषा अर्जनम अंतर्निहित में मनुष्य जन्म एतयो अपि, यानी कहने का अर्थ है मनुष्य में जन्म से भाषा का अर्जन निहित होता है, उसमें किसी न किसी रूप में एक भाषित व्यवस्था का स्वरूप निहित होता है और वह उसी के अनुरूप व्यवहार भी करता है। अतः भाषा व्यवहार का यह विचार संप्रेषणात्मक उपागम से संबंध है, यानी मनुष्य जन्म से ही अपने चारों तरफ के संप्रेषण को समझकर उसी के अनुरूप संप्रेषण करता है। तो विकल्प डी सही है। ठीक है, अब है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज, 91 नंबर से। चलिए देखते हैं स्टडीज, ये SST के लिए है। ठीक है, अब मनुष्य ने, यहाँ तक आपने देखा है तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट जरूर करिए, ठीक है, कि आप देख रहे हैं। चलो, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गाँव में रहना आरंभ किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से हैं, कौन सा है, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ, यानी सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ की खोज पुरातत्वविदों द्वारा की गई थी, लगभग 8000 ईसा पूर्व मानव निवास स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अब 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, कौन सा, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा के दक्षिणी तट पर मगध साम्राज्य का उदय हुआ। वर्तमान बिहार राज्य के गया, पटना तथा शाहाबाद जिले मगध राज्य में विस्तृत था। अब 93 नंबर क्वेश्चन, भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे किस में रहते थे, उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व भारत में कई अलग अलग कबीले का आगमन हुआ जिन्हें आर्य कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, आर्य कहा जाता है। अब 94 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल रचना किसमें भाषा में हुई थी। अब जैसे इसका आंसर होगा संस्कृत, क्या होगा, संस्कृत, यानी ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, इसकी मूल रचना संस्कृत की गई है। अब 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कौन सा आखेट खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था, कौन है, ऑप्शन नंबर सी है, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। ठीक है, यानी पाषाण काल के प्रारंभिक अवस्था में मानव का जीवन जंगल, वन तथा जानवरों पर आधारित था, जिसके कारण उनका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता था। प्रारंभिक अवस्था में मानव सामाजिक नहीं थी, वह व्यक्तिगत अकेले रहता था। ठीक है, अब 96 नंबर क्वेश्चन है, मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है, कौन सा है, प्रागैतिहासिक, यानी कौन है, पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण युग को ही आग का युग भी कहा जाता है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण। पूरा पाषाण काल को 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण काल को 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक, नवपाषाण काल को 4,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व तक। इस प्रकार पूरा पाषाण काल समय सर्वाधिक लंबा है। अब 97 नंबर क्वेश्चन, किसमें प्राचीन शैल चित्रकला मिलती है, किसमें मिलती है, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से शैल चित्रकला के अवशेष मिले हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका तथा आदमगढ़ और उत्तर प्रदेश में चोपानी, मांडो तथा महदवा से अनेक शैल चित्र मिले हैं जिन्हें चट्टानों पर बनाया गया है। यह चित्रकला मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इस चित्रकला का विषय आखेट तथा पशु पक्षी है। अब 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है, कौन है, चिराद, कौन है, चिराद नवपाषाण कालीन स्थल है जो बिहार के सारण जिले में स्थित है। अब 99 नंबर क्वेश्चन है, पुरु, यदु और भारत वेदों में उल्लेख किसकी तरह है, किसकी है, जन की, किसकी तरह, जन कह रहा है। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कई कबीले जन में विभक्त थे। ठीक है, प्रमुख कबीले थे पुरु, यदु, अनु, ये सब। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन है, सफी तथा हनफी है, क्या है, न्याय के इस्लामी सिद्धांत। सफी व हनफी इस्लामिक न्याय सिद्धांत से संबंधित पंथ हैं। अब 101 नंबर क्वेश्चन है, दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया हुआ था, वह क्या था, राष्ट्रकूट प्रधान, क्या है, राष्ट्रकूट प्रधान। दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की एवं मान्यखेट की अपनी राजधानी बनाई। ठीक है,
अब 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? क्या है? मिनहाज उस सिराज मिनहाज उस सिराज यानी मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी में गुलाम वंश के शासकों तथा उनके प्रशासन का वर्णन किया है। मिनहाज ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य थी, इसलिए इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मिनहाज के अनुसार रजिया के पतन का मुख्य कारण उसका स्त्री होना था। अब 103 नंबर क्वेश्चन है। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिम तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। दिल्ली का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि 1296 से 1316 ईस्वी तक था। इसके समकालीन एक शिलालेख जोधपुर से प्राप्त हुआ। अब है 104 नंबर क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई है? महलवाड़ी बंदोबस्त। क्या है? महलवाड़ी बंदोबस्त। अंग्रेजी शासनकाल में हाल्ट मैकेंजे के द्वारा 1882 ईस्वी में महलवाड़ी प्रथा का प्रतिपादन किया गया। हाल्ट मैकेंजे ने 1819 के अपने प्रतिवेदन में महलवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किया, जिसे सर्वप्रथम 1822 में कानूनी रूप से लागू किया गया। अब है 105 नंबर है। प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत में आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी? क्या है? यानी युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी, जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। अब है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई, फलस्वरूप कीमतों में वृद्धि हुई। इसमें भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ी तथा भारत का औद्योगिकरण तीव्र हो गया और भारत में आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन हुआ। अब 106 नंबर को निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? कौन सा है? लद्दाख। अब ऑप्शन नंबर है लद्दाख। लद्दाख एक शीत मरुस्थल है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब है 107 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति को संबंध को सत्य है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा जो इसके कक्षीय समतल से 62.5 डिग्री का कोण बनाता है। कहने का अर्थ है पृथ्वी का एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 62.5 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। अब 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिदीप्त वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। ठीक है। यानी प्रतिदीप्त वृत्त वह रेखा है जो दिन को रात में विभाजित करता है। प्रतिदीप्त वृत्त में अक्ष के बीच 23.5 का कोण बनाती है, 23.5 का कोण बनाती है। ठीक है। अब है दिए गए चित्र में ए किस दिशा को सूचित करता है? ए। ठीक है। पूर्व पश्चिम पश्चिम को सूचित करता है मैप में। ठीक है। ठीक है। ये हुआ हमारा दिशा, पूर्व पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। ठीक है। अब है 110 नंबर क्वेश्चन। लक्षद्वीप महाद्वीप में स्थित है। लक्षद्वीप महाद्वीप किस में स्थित है? लक्षद्वीप महाद्वीप किस में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी है लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में है। इसमें द्वीपों की कुल संख्या 36 है तथा केवल 10 द्वीप पर ही मानव निवास करते हैं। यह द्वीप समूह मूंगा द्वीप का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब 111 नंबर। ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस्ट कौन सा है? एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। कंपोस्ट ब्राजील में पाया जाने वाला उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अब है 112 नंबर क्वेश्चन है। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर में स्थित है? कहाँ स्थित है? हुगली नदी पर। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? हुगली नदी पर। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। यह पश्चिमी बंगाल में स्थित है। इस पर बंदरगाह का प्रमुख पोताश्रय खिदिरपुर है। समुद्र तट पर स्थित इस पोताश्रय को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। अब 113 नंबर क्वेश्चन है। संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? किस पर है? ऑस्ट्रेलिया पर सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा क्षेत्रफल तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है तथा मकर रेखा पर इस महाद्वीप के मध्य में सबसे होकर गुजरती है। अब 114 नंबर क्वेश्चन। लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास क्या है? बौद्ध विहार मंदिर।
क्या है? बौद्ध। लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास बौद्ध विहार तथा मंदिर होते हैं। ठीक है। अब चित्र प्रस्तुत करता है ठंडी वायु। क्या करता है? ऑप्शन नंबर सी है चक्रवाती वर्षा। कौन है? चक्रवाती वर्षा। ये कह रहा है चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। चक्रवात में निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। चक्रवात के आंतरिक भाग में जब भिन्न तापमान वाली पवनें आपस में मिलती है तो ठंडी पवनें गर्म पवनों को ऊपर की ओर धकेलती है। ऊपर उठने पर पवन ठंडी हो जाती है और वर्षा कर देती है। इस प्रकार होने वाली वर्षा को चक्रवातीय वर्षा कहा जाता है। अब 116 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? कौन है? इस्पात है। कौन है? इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का रीढ़ की हड्डी माना जाता है क्योंकि अन्य उद्योगों के यंत्र एवं मशीनरी का निर्माण इस्पात से ही होता है। अब 117 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक खेती क्या है? प्राकृतिक खाद्य तथा प्राकृतिक कीटनाशकों पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑर्गेनिक खेती जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों तथा रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार की खेती में प्राकृतिक जीव जंतु तथा पेड़ पौधों से बनी खाद, हरी खाद तथा इनसे निर्मित कीटाणु का प्रयोग किया जाता है। हरी खाद का प्राकृतिक खाद भी कहा जाता है। अब 118 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा से संबंध कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर डी होगा, खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब कभी व्यक्ति के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित या पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। अब खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य सभी व्यक्तियों को हर समय पर्याप्त मात्रा में भोजन तथा पौष्टिक आहार को उपलब्धता की गारंटी। इसके लिए वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है। अब 119 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूलित ऑटोमोबाइल ईंधन है? कौन है? सीएनजी। कौन है? सीएनजी। पर्यावरण अनुकूलित ऑटोमोबाइल ईंधन सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। सीएनजी 80 से 90% मीथेन और CH4 गैस होती है। अब 120 नंबर क्वेश्चन है, बैरोमीटर का प्रयोग किसमें होता है? किसमें होता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। अब वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस किसमें आए थे? केरल में। कहाँ थे? केरल में। ईसा के शिष्य सेंट थॉमस पहली सदी में पहला शासक गोंडो फर्नीज के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है। 42वीं में केरल चले गए। ठीक है। अब 122 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जुलू क्या है? दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा है। जुलू एक दक्षिण अफ्रीका के बटल क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जनजाति है। तो दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा भी है। ठीक है। कौन? जुलू। अब 123 नंबर, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 3। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 3। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब संघवाद से तात्पर्य है देश में एक से ज़्यादा स्तर के सरकार का होना। परंपरागत रूप से 2 या 2 से अधिक राज्यों द्वारा एक साथ मिलकर राज्य बनाने की प्रक्रिया को संघ कहते हैं। उल्लेखनीय है कि संघ शब्द लैटिन भाषा से बना है जिसका अर्थ है लीग। इस प्रणाली के अंतर्गत सरकारी अधिकार विभिन्न स्तरों पर बंटे होते हैं। अब 125 नंबर क्वेश्चन, एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो इससे कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को पूरे भारत में अवैध संरचना की स्वतंत्रता देता है जिससे निवास करने, व्यवसाय करने तथा घूमने की स्वतंत्रता शामिल है। अगर किसी राज्य के नागरिक को अन्य राज्य में कार्य नहीं करने दिया जाता तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के तहत यह व्यक्ति के स्वतंत्रता का उल्लंघन है। अब 126 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम क्या हो सकता है? कितनी हो सकती है? 235 सदस्य। राज्यसभा में अधिकतम 235 सदस्य हो सकते हैं। यानी संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया गया है जिसके तहत राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। 238 निर्वाचन प्लस 12 मनोनीत। वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। 233 निर्वाचन प्लस 12 मनोनीत है। अब 127 नंबर क्वेश्चन, हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। क्या करती है? जनता का प्रतिनिधित्व करती है। संसद है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति।
भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि संसद जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। अब है 128 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना है। संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना है। भारतीय संविधान के भाग 5 में एक संघीय कार्यपालिका के गठन का प्रावधान किया गया है। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी आदि आते हैं। अब 129 नंबर, मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से एक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मध्याह्न अल्पाहार भोजन, मिड डे मील जिसे बोलते हैं, की योजना 1995 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सर्व शिक्षा का उद्देश्यों को बढ़ावा देना था। ठीक है, इस योजना में सकारात्मक परिणाम सामने आए। अब 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है चक्रीय चित्र। चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्रों को मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है। वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य हैं? क्या होगा, देखिए दिखाते हैं, यानी दिया गया है ऑप्शन नंबर सी होगा कितना, 5वां। दिए गए चक्रीय चित्र में लोगों को जनवरी से मई तक रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, अतः ग्रामीण मजदूरों को हर 5 माह तक नियमित रोजगार नहीं मिलेगा। अब है अगला क्वेश्चन 131 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाला विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं, क्या कहलाता है? समाजमितीय तकनीकी। क्या कहलाता है? समाजमितीय तकनीकी। समाजमितीय तकनीकी के द्वारा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाले विधि जिसमें विद्यार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन किया जाता है। अब 132 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? उत्पादक। क्या है? उत्पादक। सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण उत्पादक है। इस गुण के अभाव में बालक निर्माणकारी कार्य करने में सक्षम होगा। अब 133 नंबर क्वेश्चन है, एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे? प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना। चुनाव के दौरान विभिन्न मुद्दों के विषयों को समझने के लिए विद्यार्थियों को प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं तथा उनके समर्थनकारी नीतियों को विश्लेषित करने के लिए कहेंगे। इस विधि द्वारा प्रत्येक पार्टी की योजनाओं को समझा जा सकता है। अब 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आप अपना कक्षा में समन्वयस्थ अधिगम के लिए अनुशासित करेंगे? कौन सा होगा? नाटक। क्या होगा? नाटक। नाटक के द्वारा कक्षा में समन्वयक अधिगम को सर्वोत्तम रूप से बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, अब 135 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। यानी सामाजिक विज्ञान मनुष्य के विश्लेषणात्मक तथा सृजनात्मक की क्षमता का विकास करता है। विश्लेषणात्मक गुण के कारण मनुष्य में सृजनात्मक गुण का विकास होता है। अब 136 नंबर है, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का NCF आधार पत्र किस पर बल देता है? सतत आकलन। क्या है? सतत आकलन पर। NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एक आधार पत्र है जिसमें शिक्षण अधिगम से संबंधित क्रियाकलापों के लिए संतुति प्रस्तुत की गई जो निम्न है। समावेशी शिक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सतत शिक्षा। तीसरा, शिक्षण कौशल का विकास शिक्षा। NCF 2005 में सर्वाधिक बल सतत व्यापक मूल्यांकन पर दिया गया है। यानी 2009 क्या है? 2009 में बस्ता हल्का किया गया था। ठीक है, एक आया था योजना, वो भी शिक्षक से लेकर था। अब 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय को जीवन इतिहास का अध्ययन कराना किस प्रकार के आंकड़ों का उदाहरण है? प्राथमिक आंकड़े। कौन सा आंकड़े है? प्राथमिक आंकड़े। निकल रहा है, छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन प्राथमिक आंकड़ा है। इन आंकड़ों के विश्लेषण निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। 138 नंबर क्वेश्चन है, अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया क्या कही जाती है? क्या कही जाती है? निगमन। क्या कहलाती है? निगमन कहलाती है। निगमन अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की एक प्रक्रिया है जिसमें तथ्य प्रमुख होती है। अब है 139 नंबर क्वेश्चन, एक दशक में
एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाली क्या है वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायता सामग्री उपयुक्त है? कौन सा होगा? दंड आरेख। कौन होगा? दंड आरेख। किसी क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले परिवर्तन को दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका दंड आरेख होता है, क्योंकि इसे छात्र आसानी से समझ सकते हैं तथा तथ्यों को आधार पर विश्लेषण कर सकते हैं। अब 140 नंबर क्वेश्चन है, समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने के को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया जाता है? किसमें? रचनावादी। क्या है? रचनावादी। कंस्ट्रक्टिव। रचनावादी उपागमों में स्वयं सेवकों के ज्ञान एवं पांडित्य के महत्व को समझने की क्रिया को महत्व दिया जाता है। अब सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी? अब शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना है। ठीक है, कह रहा है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को आलोचनात्मक तथा विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। ठीक है, अब 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। भारत एक बहुभाषी देश होना अलग अलग है। ठीक है, अब 143 नंबर क्वेश्चन है, समता के बारे में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? कौन सी है? गरीबी और पूंजीवादी के विचारों के संबंधित क्षेत्र कार्य देना। यानी कह रहा है समता इक्विटी के बारे में शिक्षण अधिगम के दौरान शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को गरीबी तथा पूंजीवाद से संबंधित विचारों से अवगत कराना चाहिए तथा इन्हीं से संबंधित क्षेत्र कार्य देना चाहिए। इससे विद्यार्थी सामाजिक असमानताओं के विषय में जान सकें। अब 144 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? कौन देगा? समूह चर्चा के द्वारा नियमों विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे सामाजिक मूल्यों में सुधार किया जा सकता है। अब 145 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षार्थी को व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है? यानी प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता के द्वारा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों की अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन किया जा सकता है। अब 140 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। यानी क्या होगा? शिक्षार्थी की कठिनाई विशेषण की पहचान करना। निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान की जा सकती है तथा उनके कठिनाइयों का निराकरण किया जा सकता है। ठीक है, अब 147 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक क्या है? शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसे सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हो। ठीक है, यानी ऐसी छोटी कक्षा जिसमें शिक्षक एवं उसके सहपाठी शिक्षक सम्मिलित होते हैं और सहपाठी शिक्षक शिक्षार्थियों की भूमिका का निर्वाह करते हैं, वह सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। इसके द्वारा शिक्षण कौशल का विकसित किया जा सकता है। अब 148 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तित्व अनुभवों का प्रयोग करता है तब वह उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा के अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय शिक्षक द्वारा व्यक्ति अनुभवों का प्रयोग करना उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ योग्यता को बढ़ावा देता है, जिससे विद्यार्थियों को अवधारणाओं को आसानी से समझ में आ सकता है। अब 149 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? कौन है? परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि। परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि, किसी विद्यार्थी के परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि उसकी सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण करती है। परिवार का प्रत्यक्ष प्रभाव बालक पर पड़ता है। जैसे परिवार होगा, बालक का व्यवहार उसी के अनुरूप होगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? क्या है? बहुलक और विविधता के लिए सम्मान। बहुलता एवं विविधता के लिए सम्मान सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है। इसके विद्यार्थियों में समायोजन की क्षमता तथा सहयोग
की भावना का विकास होता है और एकता की भावना मजबूत होती है। यहाँ पे हमारा 150 क्वेश्चन फाइनल हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।